नौवीं कक्षा के विज्ञान के दूसरे चैप्टर क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं के छठे लेक्चर में आपका स्वागत है। इससे पहले पिछले लेक्चर में हमने मिश्रण के अवयवों को अलग करने की कुछ विधियां सीखी थी। जो विधियां हमने सीखी वो है वाष्पीकरण, अपकेंद्रीकरण, पृथक्करण, कीप, उद्रवपातन और क्रोमेटोग्राफी। इन विधियों के अलावा हम आज के लेक्चर में 3 और विधियां डिस्कस करेंगे, जिसमें से एक है आसवन विधि, दूसरी प्रभाजी आसवन विधि और लास्ट है क्रिस्टलीकरण। और ये तीनों विधियां बहुत ही आसान हैं, एक बार आपको बताते समझ में आ जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। अब देखिए, यहाँ सबसे पहले हम लेते हैं आसवन विधि, जिसको इंग्लिश में डिस्टिलेशन कहते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इस विधि का प्रयोग हम कब करते हैं। कि जब हमारे पास 2 घुलनशील द्रव हो, क्या हो, 2 घुलनशील द्रव हो और जिनमें से एक का क्वथनांक दूसरे से क्या हो, कम हो। यानी अलग अलग क्वथनांक वाले 2 घुलनशील द्रवों को अलग करने के लिए इस विधि का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो मैं आपको एक चित्र के माध्यम से समझाता हूँ, आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा। कि मान लेते हैं कि हमारे पास पानी और एसीटोन का एक मिश्रण है। पानी और एसीटोन का एक, ये देखिए, पानी और एसीटोन का मिश्रण है हमारे पास। ठीक, इसको हमने क्या किया, एक फ्लास्क में लिया और गर्म कर दिया। अब देखिए कि इस फ्लास्क के साथ एक साइड ट्यूब और जुड़ी होती है, जिसके ऊपर से क्या होता है, एक जल कंडेंसर होता है। यानी इसका स्ट्रक्चर आप इस रिफिल की तरह से समझ सकते हैं कि जैसे अंदर जो रिफिल है इसको आप इस पाइप की तरह समझ सकते हैं, और जो बाहर वाला जो आवरण है इसका वो जल कंडेंसर, यानी इसके अंदर ऊपर से एक जगह से जल जो है वो आएगा और दूसरी जगह से निकल जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि जो अंदर वाली पाइप में जो मटेरियल है वो इस पानी की वजह से ठंडा हो जाएगा। ठीक, इसलिए इसको जल कंडेंसर बोलते हैं। तो जल कंडेंसर में देखिए कि एक जगह जल का निकास होता है और एक जगह से ठंडा जल इसके अंदर डाला जाता है, ताकि ये जो अंदर वाली पाइप में से जो भी पदार्थ जाएगा उसको ठंडा कर सके। तो एक बार फिर से मैं बताता हूँ आपको कि पहले हम इस फ्लास्क में क्या लेते हैं, एसीटोन और जल का मिश्रण लेते हैं। एसीटोन का जो क्वथनांक है वो जल के क्वथनांक से कम है। गर्म करने पर क्या होगा, क्योंकि एसीटोन का क्वथनांक कम है, ये वाष्प बनेगा। वाष्प बन के ये साइड ट्यूब में चला जाएगा। साइड ट्यूब में जाते ही जल कंडेंसर क्या कर देगा, इसको ठंडा कर देगा। ठंडा करने पर ये जो एसीटोन के वाष्प है वापस द्रव अवस्था में आ जाएंगे और इस बीकर में जो है एसीटोन इकट्ठा हो जाएगा। ठीक, और जल का क्वथनांक अधिक होने के कारण इसके वाष्प बनेंगे नहीं। पहले वाष्प नहीं बनेंगे तो ये यहाँ फ्लास्क के अंदर ही रह जाएगा। तो यही बात मैंने यहाँ पर लिख के आपको समझाई है, क्योंकि एसीटोन का क्वथनांक कम होता है और यह गर्म होने पर वाष्पित रूप में ट्यूब में चला जाता है और फिर ठंडा होकर द्रव बन जाता है। इस प्रकार एसीटोन बीकर में एकत्रित हो जाता है, जबकि पानी क्वथनांक अधिक होने की वजह से वाष्पीकृत नहीं होता और फ्लास्क के अंदर ही रह जाता है। यानी आप अपनी भाषा में जो है आसान से शब्दों में 4 लाइन लिख सकते हैं। ठीक, और इसका आप साफ सा चित्र भी अपनी नोटबुक में बना सकते हैं। अब आगे दूसरी विधि आती है प्रभाजी आसवन विधि, यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हैं इसको। अब आसवन विधि और प्रभाजी आसवन विधि दोनों में फर्क क्या है कि प्रभाजी आसवन विधि हम तब प्रयोग करते थे जब हमारे पास सिर्फ 2 घुलनशील द्रव हो और दोनों का क्वथनांक अलग अलग हो। अब मान लेते हैं कि हमारे पास 2 या 2 से अधिक भी घुलनशील द्रव आ जाते हैं और उनके क्वथनांक का अंतर क्या हो, 25 केल्विन से कम हो। ठीक, तो ऐसे मिश्रण में के अवयवों को अलग करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। अब उदाहरण के लिए जैसे पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम के अंदर बहुत सारे उत्पाद होते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। ठीक, तो इन सभी को अलग करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रभाजी आसवन का यूज करते हैं। इसी तरह से वायु में से भी हम विभिन्न प्रकार की गैसें जो है वो अलग कर सकते हैं। ठीक, और ये सब कौन सी विधि से करते हैं, प्रभाजी आसवन विधि से करते हैं। अब देखिए कि इसका जो उपकरण है प्रभाजी आसवन का, वो सिंपल जो आसवन विधि होती है उस जैसा ही होता है।
बस यहाँ फर्क क्या है कि जो फ्लास्क है और ये जो संगणक है उसके बीच में ये एक नली और आ जाती है। इसको हम कहते हैं प्रभाजी स्तंभ। क्या कहते हैं? प्रभाजी स्तंभ या भिन्न करने वाला कॉलम। जो है ये एक्स्ट्रा होता है, बाकी सारा कुछ पिछली बार की तरह से ही है। अब मैं आपको इस प्रभाजी स्तंभ के बारे में बताता हूँ कि ये प्रभाजी स्तंभ क्या है। ये एक नली होती है। इसमें क्या होता है कि शीशे के गुटके भरे हुए होते हैं इसके अंदर। ठीक। अब ये शीशे के गुटके क्या काम करते हैं? ये जो यहाँ से वाष्प बने ना, उनको ठंडा कर लेते हैं। ठीक। ठंडा और संघनित होने के लिए जो है सरफेस प्रोवाइड करते हैं, एक सतह प्रोवाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक शीशे का गुटका है, जैसे यहाँ से भाप के कण आएंगे तो इसकी सतह के साथ लग करके जो है ठंडे हो जाएंगे और कुछ संघनित हो जाएंगे। ठीक। तो इसका काम यही है। अब प्रभाजी स्तंभ की मैं एक टाइप और बताता हूँ आपको कि जो यहाँ आपकी बुक में तो नहीं दर्शाई हुई। यहाँ पर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये प्रभाजी स्तंभ है, सिर्फ इतना इतना पोर्शन में बता रहा हूँ। ठीक। तो इसमें कुछ इस तरह की अरेंजमेंट होती है। ठीक। जो पेट्रोलियम उत्पादों को अलग करते हैं तब क्या होता है कि जैसे जिस पदार्थ का क्वथनांक सबसे कम है वो उसके वाष्प ज़्यादा बनेंगे तो वह सबसे ऊपर चला जाएगा, सबसे ऊपर जाएगा वो यहाँ से अलग कर लेंगे। जिसका क्वथनांक उससे थोड़ा सा ज़्यादा है उसके वाष्प थोड़े से लेट बनते हैं, उसको यहाँ से अलग कर लेंगे। जिसके सबसे कम है क्वथनांक वो सबसे नीचे जो है वो अलग हो जाता है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से फ्रैक्शन बने हुए होते हैं। इस टाइप का भी यहाँ पर जो फ्रैक्शन कॉलम है यानी प्रभाजी स्तंभ जो है वो लग सकता है। अब आइए मैं आपको ये बताता हूँ कि प्रभाजी आसवन विधि द्वारा हम वायु से विभिन्न गैसें जो है वो किस तरह से अलग कर सकते हैं। इसके लिए जो है सबसे पहले तो हम वायु जो है यहाँ से स्थानक में से पास करते हैं ताकि वायु शुद्ध हो। उसके बाद वायु पे जो है प्रेशर बढ़ाते हैं, दबाव बढ़ाते हैं। दबाव बढ़ाने के बाद जो है इस हवा को क्या किया जाता है? ठंडा किया जाता है शीतल जमे हुए पानी से, बर्फ के द्वारा। बर्फ यहाँ से हम पास करते हैं। फिर जैसे गर्म हो जाती है तो वो पानी जो है वो जैसे बर्फ गर्म हो जाती है इस वायु की वजह से, और वायु क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी तो जल इधर निकल जाएगा, लेकिन वायु जो है वो काफी शीतल हो जाएगी और संपीड़ित यहाँ से यानी हाई प्रेशर में हो जाएगी और इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। तो यहाँ पर हम डिफरेंट मेथड के द्वारा जो है अलग अलग तरीकों से क्या करते हैं कि शीतल वायु जो है वो वायु को जो हम बिल्कुल किस स्टेट में ले आते हैं? बिल्कुल द्रवीय अवस्था में ले आते हैं। ठीक। यानी जो वायु गैस के रूप में थे उस पर दबाव बढ़ा के उसको ठंडा करके इसमें ले आते हैं, द्रवीय अवस्था में ले आते हैं। अब देखिए कि वायु जो द्रवीय अवस्था में आ जाती है उसके बाद इसको प्रभाजी आसवन कॉलम में से गुजारा जाता है। तो क्योंकि ऑक्सीजन का क्वथनांक ऑक्सीजन आर्गन और नाइट्रोजन को अगर हम कंपेयर करें तो ऑक्सीजन का जो क्वथनांक वो सबसे कम है, इसलिए प्रभाजी आसवन में सबसे नीचे जो है आपको क्या मिलेगी? ऑक्सीजन मिलेगी और उस ऑक्सीजन को हम यहाँ पर इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक। और ऑक्सीजन का जो क्वथनांक है वो -183 डिग्री सेल्सियस होता है। और उसके बाद आता है आर्गन। आर्गन का -186 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ऑक्सीजन के जस्ट ऊपर जो है इसी कॉलम में आपको क्या मिल जाएगी? आर्गन। और नाइट्रोजन का आर्गन से कुछ कम क्वथनांक होता है यानी -196 डिग्री सेल्सियस होता है, तो नाइट्रोजन आपको सबसे ऊपर मिल जाएगी। ठीक। तो इस पूरी विधि को हम इस फ्लो चार्ट से भी समझ सकते हैं कि वायु पे पहले तो हम दबाव बढ़ा करके वायु को क्या करते हैं? संपीड़ित करते हैं। फिर उसको क्या करते हैं? ठंडा करते हैं। ठंडा करने पर वायु क्या हो जाएगी? द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी। द्रव अवस्था में परिवर्तित होने के बाद उसको प्रभाजी आसवन कॉलम में से पास करते हैं, तो जहाँ पर वायु क्या होती है? धीरे धीरे गर्म होती है। धीरे धीरे गर्म होती है तो विभिन्न ऊंचाइयों पर आपको जो है अलग अलग प्रकार की गैसें जो मिल जाएगी। जैसे प्रभाजी आसवन में आसवन कॉलम के अंदर जो है -183 डिग्री सेल्सियस पे आपको क्या मिलेगी? ऑक्सीजन मिलेगी। -186 यानी इससे थोड़ा सा ऊपर आपको मिलेगी आर्गन, और -196 डिग्री सेल्सियस यानी सबसे ऊपर आपको मिलेगी नाइट्रोजन। तो इस तरह से प्रभाजी आसवन कॉलम में अलग अलग ऊंचाइयों पर आपको अलग अलग गैसें जो है वो प्राप्त हो जाएगी। और देखिए कि आज के इस लेक्चर में लास्ट में आता है क्रिस्टलीकरण।
क्रिस्टलीकरण या क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? अब देखिए कि क्रिस्टलीकरण क्या है। क्रिस्टलीकरण वास्तव में किसी एक विलयन से ठोस क्रिस्टल बनाने की एक प्रक्रिया है। यानी एक घोल है, उसमें से हम क्या करते हैं, ठोस क्रिस्टल बनाते हैं। ठीक। अब ये जो प्रक्रिया है द्रव में से जो ठोस क्रिस्टल बनाने की, ये शुरू में तो कहाँ से शुरू होती है? वाष्पन से शुरू होती है। ठीक। यानी उस विलयन को हम गर्म करते हैं, उसको वाष्पीकृत करते हैं। लेकिन जब ये विलयन काफी शांत हो जाता है ना, तो वाष्पीकरण रोक देते हैं और फिर उसको धीरे धीरे ठंडा करते हैं। जब धीरे धीरे ठंडा करते हैं तब क्या बन जाते हैं? क्रिस्टल बन जाते हैं। तो आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ कि मान लेते हैं कि हमारे पास कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल है जो कि अशुद्ध है। हम शुद्ध कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल प्राप्त करना चाहते हैं, तो पहले कॉपर सल्फेट और सल्फ्यूरिक अम्ल का एक घोल तैयार करते हैं। ठीक। क्योंकि कॉपर सल्फेट जो है वो सल्फ्यूरिक अम्ल में घुल जाएगा। ठीक। तो जो अशुद्ध हमारे पास कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल है उसको हम सल्फ्यूरिक अम्ल में घोल लेंगे, और जो फिर घोलने के बाद जो विलयन है उसको हम गर्म करेंगे। ठीक। गर्म करने के बाद जैसे इसकी सांद्रता बढ़ जाती है तब उसको पूरी रात के लिए छोड़ देते हैं, यानी काफी समय के लिए उसको छोड़ देंगे। अब छोड़ने के बाद जैसे हम सुबह देखेंगे तो आपको क्या मिलेंगे कि जो शुद्ध कॉपर सल्फेट है उसके क्रिस्टल मिल जाएंगे। जो उसकी अशुद्धियां हैं वो कहाँ रह जाएगी? सल्फ्यूरिक अम्ल में ही रह जाती हैं। ठीक। तो अब देखिए जो क्रिस्टल बन गए और जो सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी ये जो क्रिस्टल है ये तो सॉलिड हो गए, और सल्फ्यूरिक अम्ल जिस अशुद्धियों के साथ है वो लिक्विड स्टेट में रहता है। तो इसको अलग कैसे करेंगे? अलग करने के लिए जो इसको हम फिल्टर पेपर से छान लेंगे। ठीक। तो इस प्रकार आपको शुद्ध क्रिस्टल जो है वो मिल जाते हैं। ठीक है। अब देखिए कि वाष्पीकरण के बजाय जो है क्रिस्टलीकरण ज्यादा अच्छा क्यों मानते हैं। एक तो जैसे कुछ ठोस पदार्थ है ना वो विघटित हो जाते हैं। मान लीजिए वाष्पीकरण में तो आपको बहुत ज्यादा गर्म करना पड़ता है, और इसमें कुछ सांद्र होने तक ही गर्म करते हैं। तो यहाँ पर जब हम वाष्पीकरण करते हैं तो जो कुछ ठोस विघटित हो जाते हैं, जैसे चीनी जो है वो झुलसी जाती है वाष्पीकरण के दौरान। अब देखिए कि यदि हम अशुद्ध विलेय पदार्थ को विलायक में घोलते हैं, ठीक, तो विलयन के अंदर क्या है? कुछ अशुद्धियां रह जाती है। तो वाष्पीकरण होने पर ये अशुद्धियां क्या है? वाष्पीकरण में तो क्या लिक्विड तो उड़ जाएगा और पीछे क्या रहेगा? ठोस रहेगा। तो फॉर एग्जाम्पल ऊपर वाले ही उसमें क्या था कि जैसे मान लीजिए कॉपर सल्फेट हम सल्फ्यूरिक अम्ल में घोल देते हैं और फिर उसका वाष्पीकरण करवा देते हैं सीधा, तो सल्फ्यूरिक अम्ल तो वाष्पीकृत हो जाएगा, लेकिन जो अशुद्धियां हैं वो वापस फिर किस में रहेगी? कॉपर सल्फेट के अंदर ही तो रहेगी। तो जो पीछे ठोस रहेगा वो तो फिर से संदूषित हो गया, हमारा कोई फायदा तो हुआ नहीं। ठीक है। तो इसका उपयोग जो हम कहाँ करते हैं? समुद्री पानी से नमक को साफ करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। और इसके अलावा जैसे कॉपर सल्फेट है, कोई फिटकरी वगैरह, इनमें अगर कोई अशुद्धियां हैं तो इनके शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए भी हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। अब देखिए एक छोटा सा टॉपिक और बच जाता है, चलो ये भी लगा याद करवा देता हूँ आपको कि जल घर या निकाय में शुद्ध जल शुद्ध करना। जैसे हमारा वाटर सप्लाई का जो पानी आता है तो वहां पर जो पानी होता है उसको हम शुद्ध कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये अशुद्ध पानी आ गया, जैसे नहर वगैरह से जो पानी आता है, ठीक, तो उसको शुद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं? पहले तो जो है इसको एक सेडिमेंटेशन टैंक होता है, अवसादन टैंक जिसको हिंदी में हम बोलते हैं, कि इस टैंक में क्या होता है कि जो ठोस पदार्थ होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। ठीक, पानी के अंदर जो ठोस पदार्थ है वो नीचे बैठ जाएंगे और पानी आगे निकल जाएगा। उसके बाद आता है लोडिंग टैंक यानी भरण टैंक। इस लोडिंग टैंक में क्या होता है कि जो बीच में निलंबित अशुद्धियां जो होती है पानी की, वो ये भरण टैंक जो है ये अलग कर देता है। उसके बाद आगे आता है छानक टैंक या फिल्ट्रेशन टैंक, जिसको शुद्ध हिंदी में बोलते हैं निस्यंदन टैंक। निस्यंदन का मतलब छानना ही होता है। तो इस निस्यंदन टैंक के अंदर क्या होता है कि जो पानी होता है वो स्पेशल प्रोसीजर से गुजारा जाता है और यहाँ पर सभी प्रकार की अशुद्धियां जो है वो छान ली जाती है। ठीक, छानने के बाद जो है एक आगे टैंक और होता है जिसको क्लोरीकरण टैंक बोलते हैं, क्लोरिनेशन टैंक बोलते हैं। इस क्लोरिनेशन टैंक में क्या करते हैं हम कि
इसमें पानी में क्लोरीन मिलाई जाती है। ठीक, पानी में क्लोरीन मिलाने से जो है ये डिसइंफेक्टेड हो जाता है और फिर बिल्कुल शुद्ध पानी हमारे पास तैयार हो जाता है। इसको हम घरों में इस्तेमाल के लिए आगे सप्लाई कर देते हैं। ठीक, तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ही लेक्चर हमारा समाप्त होता है और इसमें आगे एनसीईआरटी बुक के कुछ एक आसान क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये आप आसानी से कर ही लोगे क्योंकि ये इस लेक्चर में पिछले लेक्चर मैंने आपको सभी करवा दिए हैं।